जगत के भाग्य। सी बात कहता हूं, जब हम किसी को परिचय कराते हैं तो आप सब लोग अलग अलग प्रकार की स्थितियों में खड़े हुए थे। कैसे खड़े होना चाहिए? दक्ष। बस अब दोबारा किसी को रिहर्सल नहीं करने को कहूंगा। जब हम किसी से परिचय कराते हैं दक्ष में खड़े होना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग आराम में थे, कुछ लोग हाथ ऐसे बांधे हुए थे, किसके हाथ जेब की तरफ थे। तो अपने को इस पोस्चर का, अपनी जो खड़े होने का ढंग है, उसका प्रभाव पड़ता है सामने वाले। अंग्रेजी में एक शब्द है बॉडी लैंग्वेज। हम मुंह से बोलते हैं वही केवल लैंग्वेज नहीं होती, हमारे शरीर की भी एक भाषा होती है। हम किस स्थिति में खड़े हुए हैं, इससे भी जिसको आप अपना परिचय बता रहे हैं उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आप दक्ष में खड़े हैं तो लगता है कि आप बहुत अटेंटिव होकर, बहुत ध्यान से अपनी बात कह रहे हैं, और आप जब ढीले ढाले खड़े होते हैं तो सामने वाले को भी लगता है अरे ऐसे इनका कोई मन नहीं है बात करने का, केवल परिचय। इसलिए इस बात का सदैव अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब ये दायित्व की बात तो हो गई, करते क्या हैं आप लोग? एक आध का तो मेरे को समझ में आ गया कि ये बागवानी एवं पर्यावरण प्रमुख हैं। कुछ बागवानी संबंधित विद्यालय में कुछ बाग बगीचा, पेड़ पौधा कुछ लगाया हुआ होगा, उसकी देखभाल करते। बाकी बहुतों को तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करते हैं। मैं सेनापति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं वंदना परिषद में हूं, मैं अनुशासन प्रमुख हूं। क्या करना पड़ता है भाई? जरा एक दो बंधु को, एक दो भैया, एक दो बहन बताएं क्या करते हैं आप लोग। ये जिन्होंने दायित्व तो बताया वो लोग बताएं। कोई भी शुरू कर सकते हैं। मेरे विभाग में ये काम है जो मैं ये करता हूं। अध्यक्ष बहन से शुरू कर दें, जो अध्यक्ष हैं वही बताएं अध्यक्ष के रूप में क्या करना पड़ता है। हाँ जी, अभी नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जानने को तैयार है लेकिन, है ना? ठीक है, ठीक है, बैठिए, कोई बात नहीं। और कोई बता सकते हैं अपने विभाग के बारे में? मैं कन्या सभा की सचिव हूँ एवं महिला सभा की प्रमुख हूँ। क्या दोनों में क्या क्या करते हैं? मैं सचिव हूँ, तो जब कन्या सभा होता है तो सभी बहनों को एकत्रित बिठाती हूँ, व्यवस्था का ध्यान रखती हूँ, एवं महिला सभा में होने वाली हर काम को मैं देखती हूँ कैसे हो रहा है, व्यवस्था बनी है नहीं, समय पे काम हो रहा है। अच्छा, और वंदना प्रमुख के रूप में क्या करना होता है? और कौन सी सामग्री वंदना के लिए उपलब्ध है, कौन नहीं है, आज कौन सी बहन वंदना कराएगी, कौन नहीं करेगी, सब। हर दिन बदल जाती है मैंने क्या? नहीं, जैसे कोई बहन एब्सेंट हो गई, अच्छा, उसके स्थान पर कौन आएगी, ऐसा? बढ़िया। हाँ जी जी जी, आप बताइए। मैं बागवानी और पर्यावरण का प्रमुख हूँ। मैं आपके साथ जो प्रमुख जी हैं वो भी जरा एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं। मैं जो भी लगे हैं पेड़ पौधे, उसका ध्यान रखता हूँ और पर्यावरण को संरक्षित। रोज स्कूल से घर जाते समय हालचाल पूछते हैं उनका, पौधों का? कैसे हालचाल पूछते हैं? हालचाल कैसे पूछा जाएगा पेड़ पौधों का?
हाँ बिल्कुल ठीक है, हालचाल पूछना ही है वो। मैंने हेलो हाउ डू यू डू तो नहीं पूछा जाएगा ना। सूख रहा है, कोई टहनी टूट गई है, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उसका ध्यान करेंगे। प्रमुख जी क्या करते हैं इसमें? अच्छा, और होती है तो क्या करते हैं? उपचार करते हैं। कितने वृक्ष होंगे अपने पूरे परिसर में? ऐसे अभी छोटे होंगे, बड़े होंगे, कुछ संख्या का अनुमान है कितने होंगे करीब करीब? 30-35 होंगे। 27-28। अच्छा, आपने गिन लिए इतनी देर में, वाह। कुछ दो चार का नाम बता सकते हैं कौन से होंगे? आम का है, अच्छा। फल लगते हैं उसमें? अभी नहीं लगता है, अच्छा। और क्या है? अमरूद का है। क्या सब काम के पेड़ लगाए हैं आपने, आगे चल के काम आए आपके। और क्या है? आम और अमरूद और, अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए आप पर्यावरण विभाग वाले। हाँ, लेकिन एक बात प्रमुख जी से पूछूंगा, आपने कहा बागवानी और पर्यावरण ये दो अलग अलग चीजें हैं क्या? हाँ, तो बागवानी के अलावा और उसमें क्या होता है पर्यावरण में? क्या लगाना चाहिए? किससे बचाना चाहिए? बाकी भैया बहनों से? हाँ, तो अच्छा अच्छा, ठीक है बैठिए। अच्छा, आप दोनों प्रमुख सहप्रमुख तो ठीक है, बाकी भैया बहनों में उसको बता सकते हैं? पर्यावरण एक शब्द है और एक शब्द है बागवानी, तो पर्यावरण और बागवानी में कोई अंतर है क्या? पर्यावरण बड़ा शब्द है कि बागवानी बड़ा शब्द है? पर्यावरण तो बड़ा है, माने उसमें पर्यावरण में बागवानी के अलावा कुछ और भी शामिल है क्या? सब चीज वातावरण शामिल है, तो उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए फिर? हाँ बिल्कुल ठीक, अब ये पूरी बात सुनिए, एकदम ठीक। जितने प्रकार के हम पॉल्यूशन प्रदूषण कहते हैं वह कोई भी नहीं हो, तब पर्यावरण का संरक्षण हुआ, है ना। यानी यदि वैसे तो किसी और के पास वह विभाग होगा, लेकिन अगर जल कहीं नष्ट हो रहा है तो पर्यावरण का हिस्सा है। आज दुनिया में जल की बहुत कमी है, पानी कम होता जा रहा है, सूखे पड़ रहे हैं। तो आपने जो बताया, वाटर का पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है क्या? एयर का पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा हमारे परिसर और उसके आसपास? वायु का प्रदूषण किन किन चीजों से हो सकता है? आप सब लोग ना पुस्तकों में पढ़े हुए हैं, है ना। किस किस चीज से वायु का प्रदूषण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो व्हीकल से निकलने वाला कार्बन है, मोनोऑक्साइड है जी, सल्फर डाइऑक्साइड जी। ये तो केमिकल नेम हो गए, मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूं, मैं तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं जानता, फिर मुझे कैसे बताएंगे मैं क्या न करूं कि पर्यावरण का संरक्षण कर सकूं? घर पर जो हम फायर करते हैं, आग लगाते हैं, उसमें बढ़िया ऐसे ट्यूब का यूज करना चाहिए जिससे पर्यावरण में कोई हानि ना हो, निकलने वाली गैसें से पर्यावरण में कोई प्लास्टिक नहीं जलाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और क्या नहीं करना चाहिए भाई पर्यावरण? अब सब लोग बोल सकते हैं। कारखानों का पॉल्यूशन नहीं छोड़ना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। वो कैसे होगा? बात करने से? बात करने से अगर अनावश्यक बात होगा, जैसे रोड पे ट्रैफिक लगता है तो गाड़ियों से जो आवाज आती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है उससे, जो आपने जिसका नाम केमिकल नेम लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, वह भी तो प्रदूषण का कारण है। तो क्या करूं? वाहन चलाना बंद कर दूं, पैदल जाया करूं यहाँ? ऐसे फ्यूल का यूज करें जिससे वो प्रोड्यूस ना हो, जिससे कोई भी हानिकारक गैस प्रोड्यूस ना हो, उन सारे फ्यूलों का यूज करना चाहिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलाना चाहिए।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने चाहिए, ठीक। और क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, लोगों को ज्यादातर हाँ, सीएनजी गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? बैठते जाइए, जो लोग बता रहे हैं बताकर बैठ सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कर लिया तो क्या करें फिर उसका? भैया ने तो कहा कि उसको जलाना नहीं चाहिए, रिसाइकल कर देना चाहिए। जी, हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, हरे पेड़ नहीं काटना चाहिए, सूखा पेड़ काट सकते हैं, फिर लगाना भी चाहिए। फिर काट दिया तो लगाना भी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग अपने अपने घर में? आपने कहा कि फैक्ट्रियों का पानी नदियों में नहीं डालना चाहिए। अब मेरे पास तो दोनों रास्ते नहीं है। पहली बात, या तो फैक्ट्री नहीं है तो आपने उपाय बताया, मेरे काम का नहीं, या फैक्ट्री तो है लेकिन नदी मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है, तो मैं कैसे नदी तक ले जाऊंगा? मैं तो नदी में नहीं ले जाता हूं, तो उससे निकला हुआ पानी मैं कहां कर रहा हूंगा? या तो किसी नाले में जा रहा होगा जो आगे जाकर नदी में मिल रहा होगा। और मान लीजिए नाला भी नहीं है, मैं ऐसी किसी जगह बिल्कुल बाहर नगर के मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है, तो मैं कहां ले जा रहा हूँ उस पानी को? आसपास की जगह में होगा, तो जल का प्रदूषण नहीं हो रहा लेकिन मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है। जो चीज नुकसान करने वाली है वो कहीं तो जा ही रही है, जहां जाएगी वहां नुकसान कर रही होगी। लेकिन कुछ सरल उपाय भी सोचिए। आपने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना चाहिए। अगर मैं कहूं कि आवश्यक, हाँ दीदी बताओ। सभी लोग प्लास्टिक का यूज ही कम कर देंगे, वो सब्जेक्ट का यूज ही कम कर देंगे, फैक्ट्री को उसको बनाने की जरूरत नहीं। हो सकता है, एक प्रकार ये भी हो सकता है। हम जिस चीज के बारे में जानते, बैठो, जिन चीजों के बारे में हम ये जानते हैं कि ये चीजें हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उनका प्रयोग कम कर दीजिए। आपने कहा वाहन से, मैंने जो फ्यूल जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वाहन का प्रयोग कम नहीं किया जा सकता क्या? दूर जाना है, बहुत जल्दी जाना है, बहुत आवश्यक है, वाहन से जाएंगे। थोड़ा दूर जाना है, साइकिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, जिसमें कोई प्रदूषण नहीं होने वाला है। कोई फ्यूल आप कंज्यूम ही नहीं करेंगे, फ्यूल का उपयोग नहीं होगा, तो उसमें किसी प्रकार का भी प्रदूषण नहीं होगा, है ना? ऐसे सरल उपाय क्या क्या हो सकते हैं? ये पर्यावरण विभाग का काम केवल पौधों का हालचाल पूछना तक सीमित नहीं है, इसलिए मैंने पूछा कि बागवानी और पर्यावरण ये छोटे बड़े काम है क्या? अब मेरा सवाल जरा इससे उन दोनों भैयाओं से अलावा बात कर रहा हूं। पर्यावरण और बागवानी विभाग के प्रमुख और सह प्रमुख हैं, तो बाकी लोग पर्यावरण प्रदूषित करेंगे और ये दोनों लोग ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है? सब मिलकर प्रदूषित करेंगे? अच्छा, सब मिलके ठीक करेंगे, संरक्षण करेंगे, है ना? तो ये काम कोई, मैंने एक पर्यावरण विभाग की बात की है, ऐसे हमारे सारे विभागों की बात यही है। बचपन में एक कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, सुनिए क्या? मैं ऐसे संक्षिप्त में बता रहा हूं। एक कबूतरों का समूह था, तो वो कबूतर जो थे वो उनका एक नायक था, नेता। तो एक दिन देखा, रोज दाना चुगने के लिए जाते थे, अपना जो भी आहार होता है, और एक दिन देखा कि एक जगह बहुत सारे दाने का ढेर पड़ा हुआ है। सब उसको खाने के लिए उतरने लगे। तो उनके नायक ने क्या कहा? नहीं उतरो यहां पर, क्योंकि जाल बिछा हुआ होगा। ऐसे जंगल में कहीं दाने नहीं पाए जाते, किसी ने जरूर जाल बिछाया होगा, इसलिए दाने पड़े हुए हैं, मत उतरो। लेकिन हुआ क्या बाद में? उतरे और सब फंस गए। और फिर बाद में आगे क्या हुआ? फंस गए। फिर क्या हुआ? शिकारी आया, लेके चला, लेकिन हाँ, फिर क्या हुआ? जाल लेके सब उड़े और कहां पहुंचे? चूहे के पास। और फिर चूहे ने जाल काट दिया, सब स्वतंत्र हो गए। कहानी तो बचपन में सुनी थी, इसलिए कहानी दोबारा मुझे सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दो बातें अपने काम की इसमें से ध्यान में आती हैं क्या? कौन कौन सी बात ध्यान में आती है? एकता, एक बात।
अपने से बड़ों की बात मानना और कमजोर न समझना। जी, और लालच न करना। हाँ, नेता की बात माननी चाहिए। तो आप तो नेता हो सदन की, अध्यक्ष के नाते। अध्यक्ष सदन के नेता होते हैं ना। तो आपने तो कहा मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना। आपने तो खुद ही बता दिया। नेता के रूप में ये जो सारी बातें आप लोग बोल रहे हो, नेता का ही काम है, नहीं है? जी, और कोई बात, और कुछ बताने वाली बात इसमें से आती है ध्यान में, कहानी में से? अपने मित्रों और संबंधियों से अच्छे संबंध बनाकर रखना। काम आ सके। चूहे के पास भी जाना पड़ सकता है कबूतरों को, है ना? बहुत बढ़िया। और क्या बात है इसमें? जरूरी नहीं कि हर समय दूसरे लोग की राय देके आप क्या करें, कभी कभी खुद से भी सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत। क्या सही है क्या गलत है, ये अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और क्या बात? ठीक है, इतनी सारी बातें सब सही हैं एकदम, लेकिन सब मिलाकर जो मैंने प्रश्न पूछा था कि पर्यावरण संरक्षण करना इन्हीं दोनों भैयाओं की जिम्मेदारी है, तो आपने कहा नहीं, सब मिलके करेंगे। आप सोचो, अगर नायक, चलो भाई नायक की बात नहीं मानने से सारे कबूतर फंस गए थे, फिर नायक कोशिश करता कि वो चाहे तो जाल लेकर उड़ जाए, तो उड़ सकता था क्या? नहीं संभव था ना। सब एक साथ, जाल ऐसे डाला नहीं गया होगा, जाल को कहीं बांध कर रखा होगा बहेलिये ने, इसके बावजूद भी सबने मिलकर एक साथ जोर लगाया तो जाल लेकर उड़ सके। अकेला कोई, या मान लो उस समूह में 50 कबूतर थे, 50 में से 20-25 ने तो नायक की बात मान ली होती, अच्छा भाई गलती हो गई, आपने पहले ही कहा था कि यहां नहीं उतरो, जाल में फंस सकते हो, हमने नहीं मानी, चलिए अब हम आपकी बात मानते हैं। 20-25 ने बात मान ली, और बाकी 25-30 ने कहा नहीं नहीं, फंस गए तो फंस गए, आराम से दाना तो मिल रहा है ना, बैठ के यहीं खाएंगे। तो जाल लेकर उड़ सकते थे क्या? तो कोई भी काम हो अपना, सबको मिलकर ही करना पड़ता है। ये तो उसका काम है, ये करेगा, नहीं करेगा तो वो जाने, उससे पूछा जाएगा कि ये काम ठीक क्यों नहीं हुआ। आपने कहा वंदना में सारा सामान आवश्यक जो वहां होता है, दीपक है, घी है, बाती है, ज्योति, बाकी सारी चीजें हैं। आज कोई बहन अनुपस्थित है तो उसकी जगह कौन वंदना बोलेगा? ये सारी बातें। आपने किसी बहन से कहा कि देखो आज वो सुनीता बहन नहीं आई है, तुमको वंदना, नहीं हम नहीं बोलेंगे, तो चलेगा क्या ऐसा? नहीं। ये काम जो भी है विद्यालय का, परिवार का, बाकी जगह में सबके मिलने जुलने से ही चलेगा। सब लोग सम्मिलित होंगे, सब लोग एक मत से काम करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए अब चाहे आपके ये जो दायित्व हैं छात्र संसद के, कन्या भारती के, वंदना परिषद के, एक अनुशासन प्रमुख भी कोई थे। कौन है भाई? जी जी, जरा खड़े हुइए 1 मिनट के लिए। दोनों लोग अनुशासन प्रमुख हैं। अच्छा, कैसे अनुशासन बनाकर रखा जाता है भाई? आपकी बात कोई सुनता है? कैसे? सभी बहनें जो भी मंत्रिमंडल है वो सभी अलग अलग जगहों पे बैठती हैं और जो उनके आगे अनावश्यक कार्य करते हैं मना करते हैं। अच्छा, आप कैसे करते हैं अनुशासन विद्यालय में? वंदना के समय हल्ला करते, बाकी समय सब लोग शांत रहते हैं। कैसे अनुशासन कैसे बनाकर रखते हैं विद्यालय में? सब लोग आपको देख के ही डरते होंगे कि ये अनुशासन प्रमुख हैं, ये भैया और ये बहन, अभी हमारा नाम नोट करके प्रधानाचार्य जी को बता देंगे, ऐसा। तो ये आपका अनुशासन कहां हो? ये तो प्रधानाचार्य जी का अनुशासन हुआ। जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास कोई काम नहीं है इसका मतलब अनुशासन बनाने के लिए। हाँ,
ये ठीक वही बात है जो मैंने इससे पहले पर्यावरण के बारे में कही। यदि सब लोग अनुशासनहीनता करने लगेंगे तो एक भैया एक बहन पूरे विद्यालय का अनुशासन ठीक कर सकते हैं? नहीं हो सकता। पर्यावरण विभाग वाले भैया ने पौधा लगाया और आपने चलते फिरते हर बार जाते जाते उसकी एक पत्ती तोड़ी, तो कितने दिन वो पेड़ बचने वाला है? नहीं बचेगा, है ना? तो पर्यावरण संरक्षण जैसे सबकी जिम्मेदारी है, अनुशासन सबकी जिम्मेदारी है। वंदना, अच्छा वंदना में 3 बहनें 4 बहनें, कितनी बहनें बैठती हैं आगे जो वंदना बुलवाते हैं? 4-5 बहनें बैठती हैं। 4-5 बहनें तो अच्छे स्वर में गा रही हैं वंदना, और बाकी लोग स्वर बदल के गाने लगे तो कैसी होगी वंदना की स्थिति? किसी को सुन के अच्छा नहीं लगेगा। तो वंदना है या गीत है या जो भी चीज है, सब मिलकर एक जैसा करेंगे तब तो उसका परिणाम आएगा। अन्यथा 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति प्रयास करते रहेंगे, 2 लोगों ने कहा अनुशासन बना कर रखो, बाकी लोग अनुशासन नहीं मानेंगे, तो क्या फायदा होगा उसका? ठीक है, बैठिए। आप में से छात्रावास में कौन कौन रहते हैं? कुल कितने भैया हैं छात्रावास में? 14। जरा एक बार 14 लोग खड़े हो जाएं जो छात्रावास वाले हैं। सभी 14 हैं ना यहां पर उपस्थित? अच्छा, अब जिन लोगों ने पहले किसी दायित्व के कारण अपना परिचय करा दिया है वो बैठ जाइए, जिनका परिचय हो चुका है। अब जो लोग रह गए वो जरा जल्दी जल्दी अपना परिचय करा दें। नाम बताएं, कक्षा बताएं और घर कहां है वो बताएं। कक्षा 9 का छात्र हूं, मेरा घर भटकोलिया है। मैं शुभम चौरसिया, मैं कक्षा 6 का छात्र हूं, मेरा घर गोपालपुर। मेरा नाम अदिति राणा, मैं कक्षा 6 का मेरा घर सिवान। मेरा नाम राम कुमार है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूं, मेरा घर सिंगापुर का है। मेरा नाम सलमान है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूं, मेरा घर मुंडिया है। मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं रोहित कुमार कक्षा 9 का छात्र हूँ और मेरा घर छपरा है। मैं सेम क्लास 10 के छात्र हूँ, मेरा मैं दिसंबर का छात्र, मेरा घर एमपी कुमार साइड में मैं कक्षा 10 का छात्र, मेरा घर। नाम फिर से बताइए। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ, मेरा घर। ये जो छात्रावास में भैया रहते हैं उनको बाकी लोग जो छात्रावास में नहीं रहते हैं उनके सबके नाम जानते हैं? कोई ऐसा है जो सबका नाम बता सकता है? छात्रावास में रहने वाले सब भैयाओं का नाम कौन बता सकता है अपने से? इन्होंने हाथ उठाया? सभी 14 लोगों का नाम बता सकते हैं आप? इनका नाम बताइए। इनका घर कहां है? गोपालगंज जिले में है। सही बताया। आप दोनों लोग एक कक्षा में पढ़ते हो? अच्छा, आप किस कक्षा में हो और आप 9? कैसे पता आपको? आप छात्रावास में रहते हो? हाँ, अच्छा, इसलिए जानते हैं। ठीक ठीक, देखिए। तो दूसरी बात, एक तो हुआ ये छात्र संसद, कन्या भारती, वंदना सभा, अनुशासन, बाकी सारे विभाग। दूसरा यह, हम एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं कि नहीं? तो भाई अगर अभी नहीं जानते पहचानते हैं तो एक दूसरे को पहचानना चाहिए, है ना? अब वो पहचानने का तरीका क्या होगा? तो एक दूसरे के बारे में ऐसे मिलते जुलते, अपनी कक्षा के तो लगभग सबको हम जानते हैं, लेकिन हमारी कक्षा में जो नहीं पढ़ते ऐसे बच्चों को भी, ऐसे अपने भैया बहनों को भी हम पहचान। बहनों का क्या समाचार है इस मामले में? अपनी कक्षा में पढ़ने वाले सब बहनों और सब भैयाओं का नाम जानते हैं? अच्छा, यहां जितनी बहनें बैठी हुई हैं, आप में से बहनों में से कौन है जो सबका नाम बता सकती है? बताइए जरा। हाँ, नहीं, क्लास नहीं, यहां बैठे हुए सभी का नाम बता सकते हैं।
अच्छा, दो तीन का नाम है सर। 2-3 का नाम नहीं मालूम है, बाकी का नाम 2-3 को छोड़कर जो बता सकते हैं वो जरा खड़े हो। किन किन का नाम नहीं मालूम आपको? अच्छा, बाकी सबका नाम बता सकते हैं? एक बार बताइए तो, किस किस का क्या नाम? हम्म हम्म सही बताया इन्होंने सबके नाम? जी। ऐसा तो नहीं कि बोला अंकिता कुमारी, बोल इशारा किया शालिनी कुमारी की तरफ, ऐसा तो नहीं किया ना? नहीं। तो कितनी बहनों का नाम नहीं मालूम? 4 का, 2 का। कौन कौन है जरा उनसे पूछे, बता दीजिए अपना अपना नाम, दीदी को पता लग जाएगा। इनका नाम प्रिया, उनका नाम संजना। अब आपको सबके पता लग गए ना? बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात और करता हूं, 4-5 मिनट की बस। घटना अपने पड़ोस की है, पास के ही जिले की, इसलिए उस घटना का उल्लेख कर रहा हूं, और उल्लेख इसलिए भी कर रहा हूं कि आज उससे जुड़ी हुई एक विशेष बात है। अपनी स्वतंत्रता को 75 वर्ष हुए, और 75 वर्ष के पहले की जो परिस्थितियां थी, अंग्रेज शासन था, भारतीय लोगों पर अत्याचार करते थे, ये सारी बातें हम लोगों ने सुनी हैं, पढ़ी हैं, कहानियां, है ना? किंग्सफोर्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जो भारतीय लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। कोई भी भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलता हुआ दिखता था, उसके पास आता था, उसके न्यायालय में, कोर्ट में, तो उसको छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी सजा देता था। किसी ने भारत माता की जय बोला तो इसको 100 डंडे मारो, 100 कोड़े मारो, ऐसा होता था अपराध। किसी ने किसी क्रांतिकारी की सहायता कर दी, भोजन करा दिया, तो इसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दो, इस प्रकार का करता था। बहुत परेशान थे सामान्य व्यक्ति भी, और जो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाले लोग थे वो भी उससे परेशान थे। अंततः एक दिन तय किया गया कि इस व्यक्ति को अपने को समाप्त कर देना चाहिए। उस समय क्रांतिकारी आंदोलन में ये होता था, जो ज्यादा अत्याचार कर रहा है उसको यदि मार दिया जाए तो उसके कारण से एक तो वो अत्याचारी चला गया, और दूसरा उसको देखकर, उसके साथ ऐसा हुआ ऐसा सोचकर जो अन्य अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी, वो अत्याचार नहीं करेंगे या कम करेंगे, थोड़ा डरेंगे, ये भी एक होता था। विचार किया गया कौन करेगा इस काम को। कोलकाता का कमिश्नर, और उसको मारना है, तो 2 विद्यार्थियों ने उसकी जिम्मेदारी ली, हम करेंगे इस काम को। एक की आयु थी 17 वर्ष, दूसरे की आयु थी 19 वर्ष, और उन्होंने तय किया कि हम इसको मारने का काम हम करेंगे। इस बीच में कोलकाता से उसका ट्रांसफर, उस अधिकारी का, मुजफ्फरपुर हो गया। मैंने इसलिए कहा कि यह अपने पड़ोस की घटना है। मुजफ्फरपुर आने के बाद ये दोनों भी, हमारे जो युवा साथी थे, ये दोनों भी मुजफ्फरपुर आए, और 15-20 दिन उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि वो अधिकारी कहाँ रहता है, घर से कब निकलता है, ऑफिस में अपने कितने बजे से कितने बजे तक बैठता है, किस रास्ते से होकर जाता है, ऑफिस के अलावा कहाँ कहाँ जाता है। इस प्रकार का एक पूरा वातावरण पता करने की उन्होंने कोशिश की, और यह 15-20 दिन के प्रयास के बाद उनको पता लगा कि यह रोज ऑफिस से आने के बाद शाम के समय अंग्रेज अधिकारियों का एक क्लब है, वहां पर जाया करता है। एक बग्घी है इसके पास, घोड़ों से चलने वाली गाड़ी, उस समय कारें नहीं हुआ करती थी, तो उस बग्घी से ये क्लब जाता है, 2-3 घंटे वहां रुकता है, गपशप करता होगा, जो भी वहां का नाच गाने में भाग लेता होगा, और उसके बाद फिर ये लौट कर आता है। ऐसा कई दिनों तक उसकी दिनचर्या देखने के बाद इन दोनों युवाओं ने तय किया
कि जब ये क्लब से लौट रहा होगा तो हम इसको निपटाएंगे। दोनों ने, उनके पास जो हथियार था एक पिस्टल, उसको लेकर, और यह कि मान लीजिए वो सामने नहीं दिखाई दिया तो फिर गाड़ी सहित, बग्घी सहित ही इसको समाप्त करेंगे। तो एक बम उन्होंने अरेंज किया और ये लेकर रास्ते में एक जगह रुक गए। लेकिन उस दिन दुर्भाग्य क्या हुआ, ये व्यक्ति तो क्लब गया ही, इससे मिलने के लिए कोई एक और अंग्रेज महिला और उसकी बेटी, वह भी उस क्लब में आए हुए थे। 2-3 घंटे बाद वो लोग निकले, मां और पुत्री बग्घी में बैठे और चले, और संयोग से अंधेरे में बग्घी के रंग से अनुमान नहीं लगा कि ये किंग्सफोर्ड की बग्घी है कि वो जो महिला थी मिसेस केनेडी, उनकी बग्घी है। इन युवकों ने बम फेंका, बग्घी के टुकड़े टुकड़े हो गए, माता पुत्री दोनों उसी के अंदर मारी गई। इन दोनों को लगा कि काम तो हो गया, बग्घी के टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी अब जो इसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति था उनके हिसाब से किंग्सफोर्ड, अब वो समाप्त हो गया। और दोनों ने तय किया कि दोनों अलग अलग दिशाओं में भागेंगे ताकि दोनों एक साथ न पकड़े जाएं। तो एक पूर्व में जाएगा, एक पश्चिम में जाएगा, ताकि पकड़ा भी जाए तो कोई एक ही पकड़ा जाए, दोनों नहीं। अब ये बात कि किसी अंग्रेज महिला और उसकी पुत्री को मार दिया, और उसके बाद तुरंत ये भी अनुमान लग गया कि उनको मारने की तो किसी की दुश्मनी नहीं थी, तो स्वाभाविक है बग्घी के भ्रम में ऐसा हुआ है। मारने की योजना तो इसका मतलब कमिश्नर साहब को थी, किंग्सफोर्ड को। और अंततः पुलिस सक्रिय हुई, तुरंत सारे आसपास के जिलों को सूचना दे दी गई पुलिस को कि इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति संदेहास्पद दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए। ये युवक दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे, और उनमें से एक ये 17 वर्ष वाला युवक रात भर जंगल जंगल में भागते हुए अंततः कुछ खाने को नहीं, पानी पीने को नहीं, कुछ नहीं, तो उसको दूर थोड़ा उजाला दिखाई दिया, और इस तरह से वो एक पास का छोटा रेलवे स्टेशन था, वहां पहुंच गया। अब लगातार दिन भर कुछ खाया नहीं, रात भर दौड़ते दौड़ते थक गया है, भूख लगी है, तो क्या हो सकता है। तो स्टेशन की एक छोटी सी दुकान, जैसे स्टेशनों पर रहती है, आजकल तो चाय वाय की दुकानें ज्यादा होने लगी हैं, पहले चाय उतना नहीं चलती थी, तो चना मुरमुरा बेचने वाली, मुड़ी बेचने वाली एक दुकान थी। तो उसको लगा कि कुछ खाने के लिए चाहिए, उसके पास कुछ पैसा था, तो इसलिए वो उस दुकान में जाकर उसने कुछ मुड़ी वगैरह खरीदी। संयोग की बात, उस दुकान में समाचार पत्र भी रखा हुआ था, और समाचार पत्र में यह समाचार छपा था कि किंग्सफोर्ड के धोखे में अंग्रेज महिला और उसकी पुत्री को मार दिया किसी ने। अब आप सोचिए ऐसे में क्या प्रतिक्रिया क्या होगी। यह मानकर जो व्यक्ति पिछले 24 घंटे से प्रसन्न हो, या कुछ अधिक घंटों से, कि मैंने जो उद्देश्य तय किया था किंग्सफोर्ड को मारने का, वो तो पूरा हो गया, और इतने परिश्रम के बाद वो भूखा प्यासा दौड़ते दौड़ते भागते भागते छिपते छिपते यहां तक पहुंचा है, और फिर उसको अचानक पता लगा, अरे ये तो वो नहीं था जिसको मारने का मैंने अपना लक्ष्य लिया था। क्या रिएक्शन हुआ होगा? इस बालक ने कहा, अरे तो किंग्सफोर्ड नहीं मरा। उस दुकानदार को इस बात पर संदेह हुआ, इसको कैसे मालूम है कि किंग्सफोर्ड नहीं मरा, इसका मतलब किंग्सफोर्ड को मारने की का लक्ष्य है, ये इसको पता था। उसने एक पुलिस वाले को संकेत किया और इस युवक को पकड़ लिया गया। बाकी कथा नहीं सुनाता हूं, क्योंकि अंत में उसको पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद केस चला, और स्वाभाविक है इस केस में उससे कहा गया, विभिन्न प्रकार के उसे विकल्प भी दिए गए, परंतु उसने कहा नहीं, मैं अपनी मातृभूमि के लिए जान देना ही
सरकार की ओर से भी वकील ने यह कहा कि अभी वो बहुत युवक है, उसको आजन्म कारावास दे दिया जाए, फांसी न दी जाए। इसके बावजूद उसने कहा नहीं, मुझे फांसी ही दी जाए, क्योंकि पूरी जिंदगी जेल में पड़े रहने सड़ने से कोई फायदा नहीं। मैं अगर मर भी जाऊंगा तो दोबारा जन्म लूंगा और फिर अपनी मातृभूमि को आजाद करने के लिए मैं अपना प्रयास करूंगा। किसी को नाम ध्यान में आया क्या? खुदीराम बोस। ये जो 17 वर्ष की आयु का बालक था, इसका नाम खुदीराम बोस। तो इसके साथी का क्या नाम था? भगत सिंह, खुदीराम बोस तो आपस में कभी मिले नहीं पूरे जीवन में। वो पंजाब में रहते थे और ये बंगाल में रहता था। दूसरा 19 वर्ष वाला युवक, उसका क्या नाम था? याद करने का प्रयास कीजिए, किसी को याद आता है क्या? एक नाम बिल्कुल ठीक है, खुदीराम बोस। दूसरा युवक कौन था उसके साथ में, जो बाद में पकड़ा गया, उसको भी फांसी हुई वगैरह? उसका क्या नाम था? नहीं, कोई बात नहीं, उसका नाम था प्रफुल्ल चंद्र चाकी। ये दोनों मित्र, दोनों को बाद में अलग अलग स्थानों पर फांसी हुई। मैंने जिस कारण ये बात बताई आपको, मुजफ्फरपुर भी हमारे पास का जिला है, और जिस स्टेशन पर पकड़ा गया वह भी अपने पड़ोस का ही स्टेशन है। और जिस कारण मैंने आज ये घटना बताई, आज का दिन खुदीराम बोस का बलिदान दिवस भी है। आज के दिन ही उसको, आज कितनी तारीख है? 11 अगस्त को ही उसको फांसी लगी थी, फांसी दी गई थी। यह घटना भी मुजफ्फरपुर में ही हुई थी। इसलिए हम सबको याद रहे, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। आप लोगों को कोई बात कहनी, पूछनी, बतानी हो तो बोल सकते हैं। बैठो भैया जी, कुछ बोल रहे हैं दीदी? आपने इंडियन मतलब की तबीयत एग्जाम आईएएस तो क्रैक की है। हम लोग तो एक नॉर्मल एग्जाम देने में कितना लग जाते हैं, क्वेश्चन को भी पढ़ नहीं पाते हैं। आपने अपने क्लियर होगा? बाप रे, आप पहले से तैयार करके आए हो प्रश्न, इसका मतलब प्रधानाचार्य जी ने पेपर आउट किया हुआ था? अच्छा। मुझसे क्या अपेक्षा है, मुझे क्या बताना चाहिए आपको? सारे एग्जाम एक जैसे ही होते हैं। आपके लिए आपकी कक्षा का एग्जाम, आगे आने वाला बोर्ड का एग्जाम, कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, परीक्षा तो परीक्षा होती है ना? आप तो खुद ही प्रश्न का उत्तर बता रहे हो, स्मार्ट वर्क के हार्ड वर्क, दोनों का बैलेंस। मैं आपको 3 बातें केवल कहूंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा तो भूल जाओगे, बैठ जाओ बाबा, है ना? कोई भी परीक्षा के भूत से डर नहीं लगना चाहिए केवल, पहली बात। आमतौर पर हम परीक्षा से नहीं डरते, अरे क्या होगा फिर। उस डर से अगर आप निकल सकते हैं तो आप परीक्षा कोई भी पास कर सकते हैं। मैंने शब्द उपयोग इसलिए किया परीक्षा का भूत, तो भूत नहीं होता वास्तव में, हमको लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। ऐसा हर परीक्षा माने केवल वो विद्यालय की या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है। हर परीक्षा, हम कोई भी नया काम शुरू कर रहे होते हैं तो लगता है कहीं गलत ना हो जाए। हम कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लगता है अरे कहीं इसका परिणाम गलत ना हो जाए। हर बार, हर कदम पर हमारी परीक्षा होती है। इसलिए एक बार ठीक से सोच समझकर उसकी तैयारी कर लेना। हर परीक्षा को क्रैक करने का, हर परीक्षा में सफल होने का एक ही उपाय ये है कि हम क्या करने वाले हैं वो यदि हमको स्पष्ट है तो हम क्या के आधार पर क्यों और क्यों के आधार पर कैसे का उत्तर जरूर ढूंढ लेते हैं। महत्वपूर्ण है कैसे। क्यों का उत्तर अपने को लगता है बड़ा सरल है। हम 10वीं की परीक्षा क्यों देंगे? और परीक्षा होती है इसलिए देंगे। मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, अन्य जो जिन परीक्षाओं का आप नाम जानते हैं, परीक्षा होती है इसलिए देना है। लेकिन यही परीक्षा क्यों देना है भाई, ये यदि हमको स्पष्ट है तो फिर हम
सरलता से उसको ठीक कर सकते हैं। यह हुआ एक उपाय। दूसरा उपाय है, मैं एक संख्या बोल रहा हूं, नंबर, ध्यान से सुनना, उस संख्या को नोट करने जैसी संख्या नहीं है। 1 3 7 10 30 90, 1 3 7 10 30 90। ये मेरा फोन नंबर नहीं है, बाद में फोन करके पूछ लेना मेरे से। ये नंबर ऑफ डेज है। हमारा मस्तिष्क याद रखता है चीजों को। परीक्षा में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हम कितना याद रख पाते हैं। मनोविज्ञान कहता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, आप सब लोग मस्तिष्क की प्रक्रिया जानते हो, सेल्स होते हैं जिनमें कोई कोई चीज भरती है ना। इन सेल्स में होने वाली मेमोरी मस्तिष्क स्वयं डिलीट भी करता है। जैसे मोबाइल फोन में होता है ना, मैसेज आते हैं, फिर मेमोरी भर जाती है, तो आप कुछ मैसेज डिलीट कर देते हैं तो फिर नए मैसेज आते हैं, नहीं तो नए मैसेज आने बंद हो जाते हैं। हमारे शरीर या हमारे अंदर वो सिस्टम इनबिल्ट है, प्रकृति का दिया हुआ। हम कोई भी चीज जो सुनते हैं आमतौर पर आज के दिन ही भूल भी जाते हैं। जो आज सुना, आज जो देखा, आज ही भूलने की आदत होती है हमको। यदि आज नहीं भूले तो फिर तीसरे दिन भूलते हैं। ये मैंने जो 1 3 7 10 30 90 कहा, वो ये क्रम है। जो चीज हम तीसरे दिन भी हमको याद रह गई, वो 5वें 6ठे दिन नहीं भूलता कोई, वो 7वें दिन। मस्तिष्क अपनी सफाई करता है, जो अनावश्यक लगता है उसको डिलीट कर देता है, जो काम की चीज है उसको सेव करता है। ये जो सेव और डिलीट करने का फंक्शन है, इसका एक चक्र है। इतने समय के बाद अपने आप क्लीनिंग हो जाएगी मस्तिष्क की। 7वें दिन यदि आपने उसको एक बार देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, तो 10वें दिन फिर भूलने की संभावना होती है। लेकिन 10वें दिन अगर आपके ध्यान में वो बात आ गई फिर से, तो फिर कोई 21वें दिन 25वें दिन नहीं भूलता किसी बात को, फिर 30वें दिन भूलता है। और यदि 30 दिन के बाद भूलने की बात आई, 30वें दिन भूलने के पहले आपने उसको एक बार देख लिया, तो फिर बीच में 65वें दिन, 78वें दिन, 91वें दिन ऐसा कोई नहीं भूलता। फिर 90वें दिन, 90th डे को फिर मस्तिष्क की सफाई का काम होता है, तब आप भूल सकते हैं उसको। अब जो आप परीक्षा के लिए तैयार करना चाहते हैं, आपको लगता है कि परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए, आज जो पढ़ा उसको तीसरे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन और 30वें दिन अगर आपने रिवाइज कर लिया, एक बार पलटकर देख लिया, पूरा नहीं पढ़ सके, पॉइंट्स ही देख लिए, तो आप निश्चित रूप से 3 महीने 90 दिन तक आप नहीं भूलेंगे इसको। और अगर आपने 90 दिन पूरे होने के पहले एक बार और उसको पलट लिया, तो अब परीक्षा तक छोड़ दीजिए, आजीवन नहीं भूलेंगे। मैं केवल कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं। आप सोचो, आपने दूसरी तीसरी कक्षा में जो कविता याद की थी, वो आज याद है कि नहीं है? अभी भी याद करते हो क्या? नहीं करते ना। उस समय थी, कोई कविता याद है तो एक लाइन बताओ उसकी। दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ी हो ऐसी कोई कविता बताओ। मैं बता सकता हूं, अब से 55 साल पहले जो कविता पढ़ी थी, अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, ऐसी कविता थी हमारे यहां। क्यों याद है मुझे? अभी कोई पुस्तक लेके बैठता हूं मैं? नहीं, वो 90 दिन में भी मैंने उसको दोहरा लिया, अब मैं जीवन भर उसको नहीं भूलता, है ना। ये हमारे मस्तिष्क का स्मरण रखने का, मेमोरी का एक सर्कल है, क्रम है। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करें, एक बार पढ़ने से काम नहीं होता। हमको लगता है हमने एक बार पढ़ लिया और याद कर लिया, फिर बाद में हम उसको भूलने लगते हैं। इसलिए रिवीजन ये दूसरा तरीका है। आप किसी भी परीक्षा को, बड़ी परीक्षा छोटी परीक्षा कोई नहीं होती, सब परीक्षा ही होती हैं, लेकिन किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक लाना, अच्छी पोजीशन लाने के लिए ये रिवीजन दूसरा आधार है। इससे जुड़ी हुई एक छोटी बात और बताता हूं। बहुत बार आपको लगता होगा
अरे पढ़ा तो था, भूल गए। एग्जाम के समय एक दिन पहले लगा, अरे पढ़ तो रखा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। और बहुत बार तो एग्जाम वाले दिन सुबह तक याद था और इधर कॉपी हाथ में आई, पेपर हाथ में आया और भूल गए। ऐसा होता है कभी कभी। तो आप भूलते नहीं हैं, ये केवल नर्वसनेस है। इसे नर्वसनेस कहा जाता है। हम इतने अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं परीक्षा के कारण कि भूलते नहीं है। हमारा मस्तिष्क उस समय हमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता। इसकी एक विधि छोटी सी योग में बताई गई है। मैं बहुत योग से उसको नहीं जुड़ा, योग में उस विधि का नाम त्राटक है। उपाय क्या है? योग वाले तो बताते हैं आप कोई दीपक या मोमबत्ती जला लीजिए और उसकी लौ पर, जो ज्योति जल रही है उसकी, उस पर अपनी आंखों को बिना झपकाए, पलक नहीं झपकानी है, उसको देखते रहिए। कब तक? 1 महीने तक। केवल तब तक जब तक आपकी आंखों में पानी न आ जाए। कुछ सेकंड्स के बाद ही पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं। बस मोमबत्ती दीपक बुझाकर हटा के रख सकते हैं। अब दीपक मोमबत्ती नहीं है तो क्या करेंगे? जरूरत नहीं है, एक कागज पर काले पेन से, नीले पेन से एक डॉट बना लीजिए, छोटी सी बिंदी सामने रख दीजिए, उसको देखिए, उससे भी आंसू आएंगे। बस ये ध्यान रखें, पलक झपकेंगे। पलक झपकने की प्रक्रिया हमारे शरीर में क्यों होती है? हमारे आंखों में बार बार नमी खत्म हो जाती है। उस नमी को वापस लाने के लिए पलक झपकने की प्रक्रिया प्रकृति ने दी हुई है। हम पलक न झपकें, बस इसका ध्यान रखिए। पूरा जोर लगाकर आंखें झपकने मत दीजिए, पलकें खुली रहें, आप देखते रहें उसको, एक टक देखना जिसको कहते हैं। उस बिंदु को, उस डॉट को देखते रहिए, आंखों में पानी आएगा। आंखें पोंछ लीजिए धीरे से, रगड़ कर नहीं, धीरे से, हथेलियों से या रुमाल से या किसी भी चीज से। फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वह भी नहीं है, मान लीजिए ये भी व्यवस्था आपके पास नहीं हो पा रही है, पेन पेंसिल के बिना तो पढ़ाई नहीं करते होंगे, है ना? है किसी की जेब में पेन? जरा 1 मिनट के लिए पेन दीजिए मुझको। पेंसिल लीजिए और अच्छा होगा, बाकी ये पेन है। पेंसिल या पेन की जो ये नोक है, टिप जिसे बोलते हैं, ऐसे हाथ को पूरा कोहनी मोड़े बिना ऐसे पकड़िए और टिप को देखिए। टिप को देखते रहिए और कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे आंखों को बंद किए बिना हाथ को पास लाते जाइए, पास लाते जाइए, पास लाते जाइए, जब तक बिल्कुल आंखों के पास, नाक के सामने आ जाता है तब तक देखिए उसको। फिर हाथ वापस कोहनी को खोलना शुरू कीजिए, जितनी दूर तक कोहनी खुलती है वहां तक देखिए। पक्का इतनी देर में आपकी आंखों में आंसू आ चुके होंगे। पेन तो सबके पास है ना, बिंदु बनाने की, दीपक जलाने, मोमबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं है। टिप को देखिए, आप पाएंगे, करके देखिएगा, मेरे कहने पर मानना, आप पाएंगे कि ये करने के बाद, इसे करने में मुश्किल से मुश्किल 30-40 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट भी शायद पूरा ना लगे। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान में आएगा, ये क्रिया करने के बाद आपने जो पढ़ा वो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आया और ज्यादा समय तक याद नहीं रहा, क्योंकि इससे आपकी एकाग्रता बढ़ गई। कोई भी चीज हमको याद कब रहती है? जब एकाग्रता से सुनते या देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना, क्लास में सब लोग बात कर रहे हैं, घर में सब लोग बात कर रहे हैं, फिर मम्मी ने पूछा क्यों, मैंने ये कहा था, नहीं हमने तो नहीं सुना। तो कहां हमारे कान कहीं चले जाते हैं? उसमें हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारा ध्यान कहीं और होता है, एकाग्रता नहीं होती, इसलिए ध्यान से नहीं सुनते बात को। इसी प्रकार कोई व्यक्ति हमारे सामने से निकल जाता है, कई बार ऐसा होता है, अभी कोई गया क्या, नहीं हमने तो नहीं देखा। तो सामने से व्यक्ति निकला तो देखा क्यों नहीं? आंखें तो खुली हुई थी ना हमारी, फिर भी हमारा ध्यान कहीं और था, है ना? ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है त्राटक की, यह एकाग्रता बढ़ाने की प्रक्रिया है। एकाग्रता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है आपको ज्यादा सरलता से समझ में भी आएगा और ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा भी। समस्या तो ये है, परीक्षा में जो हम तैयारी करते हैं वो भूल जाते हैं। मुझे लगता है आपकी समस्या का समाधान हो सकता है इन 3 कामों से। आचार्य
जी, और कुछ है? हाँ देव भाई। आप कुछ देना हाँ, देना है। कुछ देना है। देना है। अरे वाह वाह वाह।